हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः आ गए हैं फिज़िक्स में आगे के टॉपिक्स को लेके। इससे पहले हम लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिस्क्रीटेड मास बॉडीज़ का। ठीक है, या बहुत सारे पार्टिकल हैं इनका मास अलग अलग है या सेम सेम है, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो सिस्टम में क्या है, अलग अलग जगहों पे बिखरे हुए हैं। तो उन ऐसे सिस्टम्स का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा फिजिक्स के अंदर वो ये रहेगा कि किस तरीके से कंटिन्यूअस मास वाले बॉडी का, यानी यहाँ पे जो मासेस होंगे या पार्टिकल होंगे वो कंटिन्यूड होंगे, लगातार होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ऐसी बॉडी के मतलब ऐसी मास वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग टाइप के क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ अलग अलग टाइप के बॉडीज़ लेंगे और उनका क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बड़ा सिंपल है, लॉजिक आप पकड़ लोगे तो सिंपल समझ में आएगा। ओके, एक सेकेंड रुकेंगे, यहाँ से इसका ये बंद कर देते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ से अगर हम देखें, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आज क्या है, 7 जुलाई है, और 7 जुलाई मतलब डे ऑफ द यूनिवर्स ऑफ एमस, यानी हमारे इंस्टीट्यूशन का डे है। उसके साथ साथ आज जन्मदिन भी है महेंद्र सिंह धोनी का, तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स को। तो फिजिक्स के अंदर हम आज बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास बॉडीज। ठीक है, टॉपिक कुछ भी हो आप अपने हिसाब से टॉपिक बना लीजिए, हमने अपने अनुसार जो देख लिया समझ लिया वो बनाना है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस मास बॉडी का मतलब क्या है कि इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर आप जाके देखो तो जो मासेस होते थे वो क्या थे, बिखरे हुए होते थे। यानी कोई मास यहाँ पे है, कोई मास यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे है, और ये पूरा मास मिलके एक सिस्टम का निर्माण कर रहा था। तो इसका मतलब एक सिस्टम के अंदर जो मासेस हैं वो क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो बॉडी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट मास वाली बॉडी बोलेंगे या डिस्क्रीट मास सिस्टम बोलेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूअस मास वाली बॉडी या कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बात करेंगे। कंटिन्यूअस मास सिस्टम को मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कुछ आपके सामने जो आएंगे उन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉड के बारे में। रॉड, जो लोहे का रॉड होता है, आप जानते हैं बिल्कुल, तो ये लोहे का रॉड है। अब इस लोहे की रॉड को जब आप देखोगे तो आप क्या नज़र पाओगे कि यहाँ पे जो मासेस होते हैं, आप कभी भी फील करिएगा, यहाँ पे इस पोर्शन को अगर मैं काट के निकालूं तो केवल इतने पोर्शन के पास मास होगा अपना। जस्ट जब मैंने इसको काट के निकाल दिया तो यहाँ पे फिर मैं काटूंगा, कट करूंगा उतना ही भाग, फिर निकालूंगा तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, मास होगा। इस तरीके से मैं सबको कट करके निकालता जाऊं तो मुझे हर जगह पे क्या नजर आएगा, मास। दैट मीन्स कहने का मतलब इस पूरी बॉडी के अंदर क्या है, मास फैला हुआ है और कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कैसे, देखो एक को काट रहे तो दूसरे के बाद, मतलब एक को काटने के बाद जब मैं दूसरे के पास पहुंच रहा हूँ तो वहाँ भी मास है, दूसरे के बाद मतलब दूसरे को काट के निकाल रहा हूँ तो फिर तीसरे के पास पहुंच रहा हूँ तो वहाँ भी मास है। चाहे इस एंड से देखो चाहे इस एंड से देखो, तो जो पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है इस पूरे बॉडी के अंदर क्या है, कंटिन्यू है ना। यानी ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको क्या नहीं मिलेगा, मास नहीं मिलेगा। यानी जो पार्टिकल होंगे वो इस फॉर्म में अरेंज है कि वो क्या है, अपने मासेस को लेके बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखना, अभी इसके पहले डिस्क्रीट मास देख रहे थे तो देखना यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे था ना मास वाला सिस्टम, हम लोगों ने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ पे एक मास है, लेकिन जस्ट इसके आगे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मास नहीं नजर आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक पूरा खाली है, फिर यहाँ पे जाके फिर कोई मास मिल रहा है, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ तो फिर बीच में गैप मिल रहा है, फिर जाके यहाँ पे मास मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो गैप है, ये गैप क्या है, यही तो बता रहा है कि यहाँ पे जो मासेस है वो क्या है, बिखरे हुए हैं, डिस्क्रीटेड फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर जगह मास है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ मास है, इसके कनेक्ट होकर दूसरा मास है, फिर दूसरा मास है, फिर तीसरा मास है, तो ऐसे मासेस पूरे पूरे क्या है, कनेक्टेड है। तो ऐसे बॉडीज वाले मास को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यू मास सिस्टम बोलेंगे। ठीक है ना, यानी यहाँ पे मास क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, बड़ा सिंपल लॉजिक था। तो जैसे हम लोगों ने बोला ना सबसे पहले मास रॉड के बारे में, तो रॉड भी क्या हमारा कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, बिल्कुल। अच्छा, रॉड के बाद जाओगे आप रिंग के पास, किसके पास जाएंगे आप, रिंग के पास। तो रिंग क्या है,
रिंग जानते हैं? अच्छा, रिंग मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए रिंग क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे साइड में जो होता है, साइड में आप देखोगे तो साइड में सब क्या होते हैं, मासेस होते हैं। मैं यहाँ पे ना बना के यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आप समझेंगे पहले। रिंग, ठीक है। रिंग को देखोगे तो एक सर्कल के फॉर्म में होता है, इसमें बीच में द्रव्यमान नहीं होता है। बीच में क्या, यहाँ तक पूरा खाली होता है। इसमें जो भी द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, कहाँ पे होता है, साइड में होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, साइड में। साइड साइड में क्या मिलेगा आपको, द्रव्यमान। जैसे आप इसका सिंपल लॉजिक समझ सकते हो, तो जो कंगन हो गया, चूड़ी हो गया, ये सब क्या होते हैं, रिंग फॉर्मेट में ही तो होते हैं। इसमें जो भी होता है मास वो कहाँ पे होता है, लास्ट में, यानी अंत में, यानी यहाँ पे होता है, ये सर्कल के फॉर्म में। बीच में खाली खाली होता है, ठीक है। रिंग की तरह ही दिखता है आपको डिस्क, रिंग की तरह ही क्या दिखेगा आपको, डिस्क। लेकिन डिस्क जो होता है रिंग से डिफरेंट होता है। कैसे, इसमें जो होता है रिंग के अंदर मास जो होता है आखिरी में होता है, सर्कमफ्रेंस पे बैठा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग कभी देखेंगे डीवीडी प्लेयर आता है, मतलब वो जो सीडी वगैरह आता है, तो सीडी क्या है, डिस्क है, फ्लॉपी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। अरे कैसेट वैसेट सुने होंगे आप, तो जो कैसेट होता है वो क्या है, वो डिस्क ही तो है, उसको डिस्क बोलेंगे। वहाँ पे मासेस क्या है, ऐसा नहीं कि लास्ट में, वो भी एक प्रकार से आपको ऐसे ही मिलेगा, सर्कल के फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो ऐसे नहीं होंगी कि सर्कल के फॉर्म में केवल इसके आखिरी में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा फैला हुआ है मास, ठीक है। यहाँ पे मास क्या है, फैला हुआ है। आया समझ में, क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ पे जाओगे, जब चौथे नंबर पे जाओगे तो हॉलो सिलेंडर मिल जाए तुमको। हॉलो सिलेंडर मतलब समझ पा रहे हैं, हॉलो सिलेंडर का क्या पोर्शन होता है। हॉलो सिलेंडर का सीधा अर्थ होता है कि यहाँ पे बीच में क्या होगा, खाली होगा, बीच में क्या होगा, खाली होगा, और साइड साइड में मास होगा। ये जानते हो क्या है, ये एक्चुअल में बहुत सारे रिंग्स को जब आप रख दोगे ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो पूरा का पूरा जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में बीच में खाली, एक साइड साइड में मास है, तो इसका मतलब रिंग ही तो है। रिंग को बारी 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 मैं क्या कर दूं, ऐसे एक के ऊपर एक को अरेंज कर दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर समझ में आया, रिंग के फॉर्मेट से बनता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे डेंस सिलेंडर की बात करूँ या सिंपल सिलेंडर की बात कर दूँ, तो सिलेंडर जो होता है ऐसा नहीं होता कि बीच में खाली होता है, जब हॉलो बोला तो। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज ये बीच में खाली नहीं होगा। अब बीच में खाली नहीं होने का मतलब वो है डिस्क से बना हुआ सिलेंडर। ध्यान दो, डिस्क में क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा चारों ओर मास है ना। बीच में खाली है नहीं, खाली नहीं है। खाली कहाँ पे है, रिंग के अंदर बीच में खाली है। तो डिस्क को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखूंगा मैं, तो मुझे भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात है या ना। तो एकदम सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। आपको रिंग के थ्रू आप क्या बना लोगे, हॉलो सिलेंडर, और डिस्क के थ्रू क्या बना लोगे आप, सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर। और मैंने बोला ना रॉड, और इन सभी को अगर आप कंपेयर करो तो देखो रॉड में भी क्या है, मासेस कंटिन्यूअस हैं। रिंग के पास आओ तो रिंग के अंदर भी क्या है, मासेस कंटिन्यू है कि नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हर पार्टिकल के पास क्या है, मास है, और सभी के सभी मासेस कंटिन्यूड है। ऐसा नहीं कि गैप है, एक मास के बाद, यानी एक मास पार्टिकल के बाद दूसरा मास पार्टिकल कुछ दूरी पे आ रहा है, नहीं, सभी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो गया। क्लियर है। अच्छा, फिर यहाँ पे डिस्क वाला भी पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, है ना। डिस्क वाले में भी क्या है, देखो ये सब के सब क्या है, मासेस हैं, और आपस में क्या है, सब के सब कनेक्टेड है। तो ये भी क्या हो गया, मेरा कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो गया। ऐसे हॉलो वाले में देख लीजिए, सब के सब साइड में क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यहाँ पे सब कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब के सब क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम के अंदर इस तरीके की बॉडीज आएंगी, और हमें क्या मिलेगा, हमें इन्हीं का क्या निकालना पड़ेगा, हमें इन्हीं का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, रॉड का निकालते हैं, कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रॉड का। इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल टॉपिक भी मिटा देते हैं क्योंकि जगह की जरूरत है हमको। चलिए देखिएगा, हम लोग सबसे पहले रॉड को लेते हैं, ठीक है। रॉड के अंदर हम लोग अगर लेंगे तो रॉड हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रॉड को इसके एक एंड से घुमा रहा हूं,
रॉड को कहाँ से घुमा रहा हूँ, इसके एक एंड से, यानी जो मेरा रोटेशनल एक्सिस है वो क्या है, ये है, ठीक है। तो रोटेशनल एक्सिस मैंने इसको मान लिया, अब इसके अबाउट ये घूम रहा है पूरा का पूरा रॉड, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि लंबाई इसकी कितनी है, L है, ठीक है। यानी रॉड की लंबाई क्या है, L है। और फिर यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो हमारे पास मान लेता हूँ, अच्छा ये पूरा मैंने L मान लिया है, और ये मैं मान लेता हूँ पूरा का पूरा B मान लेता हूँ, चौड़ाई में अगर ले दूँ तो, ठीक है। तो मैं यहाँ से B मान लेता हूँ, लेकिन उससे मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं जब रॉड ले रहा हूँ तो ये 1 डायमेंशनल रॉड है, यहाँ पे हम चौड़ाई थिकनेस नहीं लेके चल रहे हैं, इस बात को पकड़िएगा। यहाँ पे हमारे लिए थिकनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ आपको, नहीं तो क्लियर नहीं होगा आपको, क्योंकि आप जब इसको लेके चलोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, तब ये 2 डायमेंशनल बन जाएगा। अभी आप नहीं समझेंगे, फिर से मैं समझा रहा हूँ। जब आप एक रॉड को पकड़ेंगे ना तो उसकी थिकनेस या चौड़ाई नहीं होती है, समझ में आ रही बात, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, लंबाई होती है, यानी उसमें मेन प्रेफरेंस किसका होता है, लंबाई का। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस रॉड की चौड़ाई नहीं मानेंगे, हम मानेंगे केवल और केवल क्या, लंबाई, ठीक है। तो इसलिए चौड़ाई रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चौड़ाई के लिए हम अलग प्रोफेंडा लेके आएंगे कि मान लीजिए अगर कोई रॉड है और उसके पास क्या है, चौड़ाई भी है, तो उसके लिए हम अलग टाइप से क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। लेकिन फिलहाल में हम क्या मान रहे हैं, फिलहाल में हम केवल लंबाई वाली रॉड को लिए हैं, और इसकी चौड़ाई अभी हम क्या नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना, यानी 0 मान रहे हैं, यानी इसकी चौड़ाई को हम प्रेफरेंस में नहीं ले रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल। अब आपको पता है कि ये जो रॉड है वो कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, इसका मतलब इस पूरे रॉड के अंदर मासेस जो होंगे वो क्या है, कंटिन्यूड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ले लूँ, सपोज करो कि मान लो मैं यहाँ से यहाँ पे इस पोर्शन पे काट रहा हूँ इसको, इस पोर्शन पे, ठीक है। ये छोटा सा पोर्शन है, इस छोटे से पोर्शन को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इस छोटे से पोर्शन को यदि मैं कवर करूं तो चूंकि इस पूरे रॉड का मास क्या होगा, m होगा, लेकिन इस छोटे से मास का क्या होगा, मतलब छोटे से पोर्शन का मास कितना होगा, dm होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल। अच्छा, ये dm होगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो एक चीज़ तो dm हो गई, दूसरी चीज़ ये कि आपको भी पता है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक dm है, मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया है, मतलब इतने पोर्शन का, तो इस पूरे पोर्शन की लंबाई कितनी है, इस पूरे पोर्शन की लंबाई में क्या मान लूँगा, इस पूरे पोर्शन की लंबाई मैंने मान लिया कि dx है, ठीक है। फिर से समझना, मैंने माना यहाँ से यहाँ तक कि देखो ये dm है, इस पूरे पोर्शन को फिर से समझा रहा हूँ। देखो यार मेरी बात समझो, ये पूरा रॉड है, इस रॉड को मैं अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, मतलब ऐसे तो मैं पूरे को काट सकता हूँ ना छोटे छोटे पार्ट्स में। इसमें मैंने एक छोटा पार्ट लिया है और उस छोटे पार्ट का जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है, dm है, और उसकी जो लेंथ है वो क्या है, dx है, ठीक है। अच्छा, dx हो गया। अब मैं एकदम यहाँ से क्लियरली आगे बढ़ूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं मान लो इतने का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, कितने का, इतने का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, ठीक है। चूंकि आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अगर मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैंने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे जो मेरा मास है वो छोटा है, लेंथ है मतलब वो भी छोटी है, और तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, छोटा होगा, इसका मतलब वो भी क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा, और m क्या होगा मेरा, dm हो जाएगा। और यहाँ पे r स्क्वायर है, r क्या है, तो कहाँ से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को ही तो डिफाइन कर रहा होता है। फिर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसी को तो हम लोग बोलते हैं r का मतलब क्या, रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूरी पर वो मास लाई कर रहा है ना, यही तो कहने का अर्थ है। तो मान लो रोटेशनल मास से, मतलब ये रोटेशनल एक्सिस है और यहाँ से मैं इस दूरी पर हूँ, तो कोई ना कोई प्रेफरेंस होगा ना दूरी पे, ये तो मैंने क्या लिया है, चौड़ाई ली है ना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, सपोज कर लो मैं r मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, r। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dm r स्क्वायर, हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ये तो कितने का आ रहा है, सिर्फ इतने पोर्शन का आ रहा है, कितने पोर्शन का, इतने छोटे वाले पोर्शन का। मुझे क्या चाहिए, पूरे बड़े वाले पोर्शन का चाहिए, पूरे बड़े वाले पोर्शन का, मतलब मुझे तो इतने का मिल रहा है ना, कितना हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, पूरे रॉड का चाहिए। अब मुझे पूरे रॉड का कैसे मिलेगा, तो हम लोगों ने अपने जीवन काल में क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन एक्चुअल में डिफाइन करता है कि जब छोटे छोटे टुकड़े हैं या छोटे छोटे भाग को
छोटे छोटे भाग को जोड़कर क्या करना, यानी बड़े भाग का निर्माण करना, बड़े भाग का निर्माण करना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के थ्रू ही हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हमने रॉड का ये छोटा पोर्शन लिया है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करें तो रॉड के बहुत सारे होंगे, है ना। मैं क्या करूंगा, ऐसे ही छोटे छोटे को पूरा करते हुए क्या करूंगा, जोड़ लूंगा। जोड़ने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन कर लूंगा। इंटीग्रेशन कर लूंगा तो मुझे पूरे रॉड का क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो अभी इतने पोर्शन का है, फिर मैं पूरे पोर्शन का निकालूंगा तो अब आराम से क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ से मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर देखिएगा, तो यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ चुका है, डी एम आर स्क्वायर। मुझे करना है क्या, इसका इंटीग्रेशन। तो मुझे अगर मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरे रॉड का मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो डी एम आर स्क्वायर है तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो डी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे डी एक्स नहीं करूँगा मैं ना, डी आर करूँगा। रीज़न इसका डी आर करने का, देखो यार ये इतनी छोटी लेंथ है, मतलब ये पूरा का पूरा आर के रेफरेंस में आप मेजर कर रहे हो, तो इतना आप डी एक्स नहीं ले सकते। नहीं समझे सर। मान लो हम क्या ले रहे हैं, रोटेशनल एक्सिस से दूरी ले रहे हैं ना, ये हमने क्या माना है कि ये वाली लेंथ को मैं आर मेजर कर रहा हूँ, तो अगर मैं इतने पोर्शन पे हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, डी आर ना। फिर से नहीं समझ में आया सर, यहाँ से यहाँ तक दूरी टोटल क्या है, आर है, सपोज कर लो। और मैं इतनी दूरी को केवल प्रेफरेंस करूँ, बहुत छोटी दूरी है, तो ये क्या हो गया, डी आर ही तो होगा। वही चीज़ है कि मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की दूरी इस रोटेशनल एक्सिस से क्या है, आर है, आर है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका, मतलब ये छोटा वाला कितना होगा, डी आर होगा। सिंपल मतलब है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डी एम इंटू आर स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, सिंपल यहाँ पे ही करना है। चलिए अभी हमारी बात जो यहाँ पे आती है वो ये आती है कि ठीक है सर यहाँ पे तो हो गया, अब इस डी एम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, मतलब क्योंकि मुझे पूरे रॉड का निकालना है, तो पूरे रॉड का निकालने का मतलब पूरे रॉड का कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये रॉड और यहाँ तक ये रॉड है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इस रॉड की लंबाई क्या थी, 0, लेकिन बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँची है, यहाँ तक जब पहुँची है तो इसकी लंबाई क्या हो गई है, यल। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, 0 से लेके यल तक। सिंपल मतलब है, यहाँ पे 0 था, यहाँ से यहाँ तक बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एल। घबराइए मत, भीजेंगी नहीं, साइड में हट जाइए बस। डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से। अब प्रॉब्लम यहाँ से ये आ रही है, अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन जानते हो तो आपको ये पता है कि यहाँ पे डी एम है और इसका आर स्क्वायर में कर रहा हूँ, तो डी के साथ एम है और यहाँ पे आर है, तो 100% श्योरिटी है कि यहाँ पे होने वाला है नहीं, नहीं ना। क्यों नहीं होगा, सिंपल मतलब है, क्योंकि ये देखो हमने पढ़ा है कि अगर मान लो यहाँ पे डी एक्स लिख दिया और डी एक्स अगर लिख दिया और इंटीग्रेशन करना है मुझे, क्या लिख दिया, डी एक्स, और मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन मैं उसी का कर सकता हूँ जिसके पास एक्स हो। यानी यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो एक्स के टर्म में होना चाहिए, जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा वो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, कहने का अर्थ है। अगर वो एक्स वाला नहीं रहा तो फिर इंटीग्रेशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे डी एम लिख दिया है तो इसका मतलब मुझे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, एम के कंडीशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी एम है और यहाँ पे क्या है, आर है, तो नहीं होने वाला है कि नहीं है। और एक बात और समझ लो कि इंटीग्रेशन यार मास का कहाँ से करोगे, मास इज नेवर चेंज, मास इज नेवर चेंज, मास चेंज होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कैसे कर पाएंगे, यानी हमको कहीं ना कहीं डीएम को हटाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, डीएम को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो डीएम को हटाते हैं सबसे पहले। ठीक है, डीएम को कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे खेल आता है बेसिक। बेसिक समझिएगा, बेसिक क्या मतलब होता है इसको समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए हम लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए, और वो क्या आना चाहिए उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने अपने जीवन काल में डेंसिटी पढ़ा होगा, है ना। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ घनत्व किसका निकाला जा सकता है, यानी घनत्व किस बॉडी का आप निकाल सकते हो। सर घनत्व का अर्थ अगर हम पकड़े, इसका डेफिनेशन पकड़े, तो वो ये कहता है कि 1 मीटर क्यूब आयतन में या इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, उसी वही क्या कहलाता है, उसका घनत्व। आएगा समझ में, यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास प्रेजेंट होता है वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम, है ना। अब जब मैंने पहला ही बोला यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम यानी इकाई आयतन, तो इकाई आयतन जो ही मैं बोलूँगा
तो आपको ये तुरंत पकड़ लेना पड़ेगा, या आप थोड़ा से भी समझदार होंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, आयतन दिख रहा है, और आयतन दिखने का अर्थ क्या है कि इसका मतलब जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये दोनों हो, तीनों हो, और अगर ये तीनों है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, 3D होगा, तभी उसका हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। अभी आप समझ नहीं पाए, मैं वहाँ से उठा के कहाँ यहाँ पे आ गया, वे मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल में आप समझिए यहाँ पे, है ना। यानी डेंसिटी निकालने का मतलब क्या होता है कि उसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होनी चाहिए। क्लियर। मान लो यार मैं इस रॉड को देखूँ तो ना इसके पास चौड़ाई है और ना ही इसके पास ऊंचाई है, मैंने पहले ही बोला इसके पास केवल और केवल क्या है, लंबाई है। तो यहाँ से एक सीधी बात नजर आ रही है कि डेंसिटी तो इसका नहीं निकल सकता। डेंसिटी ऑलवेज हम किसका फाइंड आउट करते हैं, किसका, 3D ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर इससे इसको रिलेट क्यों करवाया। इसका कारण था भाई, यहाँ पे मास आ रहा था, क्या आ रहा था, मास। हम इस मास को यहाँ से चेंज कर देते, ठीक है, हम इस मास को यहाँ से क्या कर देते, रिप्लेस कर देते। अभी देखो कैसे कैसे रिप्लेस करेंगे हम। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, अभी ध्यान देना कहाँ से हम ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आपको मास रिप्लेस करना हो इंटीग्रेशन के दौरान, तो कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मान लो अगर आपके पास क्या है, केवल 1 डायमेंशन है, यानी केवल लंबाई है, तो उस दौरान हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेमडा। क्या निकालना पड़ेगा, लेमडा। लेमडा इज आल्सो डेंसिटी, ध्यान से समझना, लेमडा भी एक प्रकार की डेंसिटी है, लेकिन ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए है, जिसके पास 1 डायमेंशन है। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, सिग्मा, सिग्मा कब निकालोगे, जब जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके पास क्या है, 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट का हम क्या निकालते हैं, सिग्मा, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास रो, क्या आता है, रो। रो इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, रो का मतलब डेंसिटी होता है। और ये किस ऑब्जेक्ट के लिए है, 3D, आए बस में। तो अलग अलग प्रेफरेंस में अलग अलग लेते हैं, इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे। यानी मैं आपको एक बात समझा दूं कि मास रिप्लेस करना है, मास क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो मास रिप्लेस करना है तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी। और डेंसिटी केवल हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है, 3D का होता है। तो आज इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं, अगर 1D का होगा तो आप क्या निकालोगे, लेमडा, अगर 2D का होगा तो सिग्मा, और 3D का होगा तब रो। अब देखो सबसे पहले हम 1D का निकालते हैं, तो 1D का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेमडा। और लेमडा का मतलब क्या होता है, लेमडा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, समझते जाना है। 2D का अगर निकाल रहा हूँ मैं तो क्या हम निकालते हैं, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। और अगर मैं 3D का निकाल रहा हूँ तो क्या निकालूंगा, रो निकालूंगा मैं। और रो का मतलब क्या होगा, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिख रहा है, क्लियर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बस एक सिंपल फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले हैं जहाँ से आपको काम करना है। जब भी आपको क्या करना होगा, मास रिप्लेस करना होगा, इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमें यहाँ पे मास को रिप्लेस करना है। मास को रिप्लेस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट आपने यूज किया है, रॉड कैसा है आपका, 1 डायमेंशन वाला है, केवल और केवल इसके पास क्या है, लेंथ है। तो जब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो किस फॉर्मूले से करूंगा, लेमडा वाले से। लेमडा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैं मिटा दूं। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है भैया, मतलब ये है कि 1 मीटर, अच्छे से समझोगे, 1 मीटर लेंथ में, यानी 1 मीटर लेंथ में जो मास होता है, 1 मीटर लेंथ के अंदर जो मास होगा वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मेरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लेमडा। क्या कहलाएगा, 1 लेमडा। 2 मीटर मास के अंदर, 2 मीटर लेंथ के अंदर जो मास होगा वो क्या कहलाएगा मेरा, 2 लेमडा। 3 मीटर लेंथ के अंदर जो मेरा लेमडा होगा वो क्या होगा, 3 लेमडा। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं सर नहीं समझो यार, 1 मीटर, फिर से समझो क्या कह रहा है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ के अंदर जितना मास होता है वो क्या कहलाता है मेरा, लेमडा। तो मान लो अगर 1 मीटर है तो उसके अंदर जो होगा वो मेरा मास होगा वो लेमडा कहलाएगा। 2 मीटर है तो इसका मतलब 2 लेमडा हो जाएगा। 3 मीटर है तो इसका मतलब 3 लेमडा। सिंपल है ना, 1 मीटर के अंदर जो मास है वो लेमडा, 2 मीटर के अंदर है तो 2 लेमडा, 3 मीटर के अंदर है तो 3 लेमडा। तो एल मीटर है तो एल मीटर का मतलब क्या होगा, एल लेमडा। हो गया कि नहीं हो गया, एल लेमडा होगा। अब समझना ध्यान से, ये तो बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा और समझाऊं मैं, और मैं अगर समझाऊं तो यहाँ पे समझो, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन लेंथ,
मास अपॉन लेंथ होगा कि नहीं होगा, मास अपॉन लेंथ। और मैं इसको यहाँ पे अगर भेज दूँ तो वही चीज़ मैंने लिखी है, m इज इक्वल टू क्या लिखा है, L लेमडा इज इक्वल टू m, है ना। चूंकि मेरा लेंथ कितने का निकालना है, चूंकि मुझे d का निकालना है ना, इतने का ही निकालना है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे पूरे का निकाल दिया हूँ ना, मैं पूरे का नहीं निकालूंगा, मैं तो बस आपको समझाने के लिए कर रहा था। मुझे बस कितने का निकालना है, छोटे से लेंथ का। तो छोटा लेंथ क्या है आपका, डी आर। तो इसका मतलब जो लेमडा होगा मेरा क्या होगा, डी आर लेमडा होगा कि नहीं होगा, है ना। छोटा मास है ना भाई, तो छोटा लेमडा, मतलब छोटा डी आर वाला लेमडा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं यहाँ से फिर से कर दूँ, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कितने का लेमडा, मुझे निकालना है डीएम मास में, मतलब सॉरी डी आर लेंथ के अंदर जो डीएम मास है उसका लेमडा। तो यहाँ पे लेमडा ही होगा, मुझे डीएम का वैल्यू निकालना है, डी आर को इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डी आर लेमडा इज इक्वल टू डीएम, होगा कि नहीं होगा। यानी डीएम इज इक्वल टू मेरे पास आ गया डी आर लेमडा। तो डीएम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैं ये डाल दूंगा। अभी समझ में आया कैसे रिप्लेस किया मैंने, आया ना। ठीक है, अभी मैं उसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझ के करिएगा, क्योंकि आगे हमको यही यूज करना है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल में, कितना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे डीएम की जगह पे ये तो डी आई है, डी आई का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। उसके लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, डीएम की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, डी आर लेमडा आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे लेमडा मेरा कहाँ चला जाएगा, बाहर। क्यों बाहर जाएगा, इसका रीज़न है भाई, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमेशा वही फंक्शन रह सकता है जो डी के बगल में है। डी के बगल में क्या है, आर। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन वाले साइन के अंदर रहने की परमिशन किसके पास है, आर के पास है। आर आर ही रह सकता है, तो आर यही है ना, ये रह सकता है, ये तो आर है नहीं, इसको क्या कर दो, बाहर। तो यानी यहाँ पे आई हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लेमडा बाहर आ गया, लेमडा बाहर, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर और इंटू डी आर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके एल तक, है ना। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है कि x पे पावर n है और हम इसका dx कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, n नीचे आ जाता है और x पे पावर n+1 हो जाता है। ऐसा नहीं होता सर, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। ठीक है, एक्चुअल में होता है कि ये जो x है इस पे n+1 हो जाता है और नीचे n+1, यानी इसकी पावर में एक बढ़ोतरी कर दी जाती है और वही पावर कहाँ चली जाती है, नीचे, यानी n+1, ऐसे होता है। ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो मैंने अभी जस्ट बताया, x पे पावर n, तो वो d/dx होता है, वो भी पढ़ा दिया था। यहाँ पे एक्चुअल में होता है nx n-1, वहाँ पे एक कम किया जाता है पावर, जबकि यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, नीचे ला दिया जाता है, जबकि वहाँ पे बगल में ला दिया जाता है। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाऊंगा मैं और आराम से यहाँ पे कर दूंगा। तो I इज इक्वल टू लेमडा इंटू, यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी आर लिखा है। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 से लेके एल तक जाएगा और आर स्क्वायर का मैं जब करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आर पे पावर 3/3, 2 थी ना पावर, तो 2 का मतलब एक बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद क्या कर दिया, उसी पावर को नीचे भी लिख दिया, हो गया। अब मैं यहाँ से देखूँ तो आई इज इक्वल टू ये आ गया। अब कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चूंकि ये आर नहीं है, हमको एल के रूप में लेके आना है ना, हम एल के रूप में लेके आएंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू, यहाँ पे एल को पहले लिखो, यानी आर के जगह पे एल चला जाएगा और एल का क्यू/3 माइनस, फिर क्या करोगे, 0 को रखोगे, तो 0 का क्यू/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आई इज इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कहानी खत्म, केवल और केवल क्या बचा, L/3 बचा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करूँ, ध्यान देंगे, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने देखा है लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, m/L ही तो होता है। चूंकि यहाँ पे पूरे की बात चल रही है, तो पूरे का मतलब क्या होगा, पूरा जितना मास है और पूरा इसका लेंथ है, यानी इस पूरे लेंथ के अंदर कितना मास है वही क्या होगा, इसका लेमडा होगा। तो I इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल M/L इंटू L²/3, यही होगा। अब एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ml²/3, और ये हो गया आपका आंसर, यानी ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आई बात, किया नहीं, क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्यू था तो कट के ये 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या निकल के आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन करोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, इसके एक इंड से इसको घुमाना स्टार्ट करोगे, कितना विरोध ये उत्पन्न करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ।